डे 7 पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं सेट डेटा टाइप का एक जो टाइप है फ्रोजन सेट डेटा टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सेट डेटा टाइप ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर ये फ्रोजन सेट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इसका सिंपल सारा एग्जांपल है कि जो सेट डेटा टाइप है और जिसको नॉर्मल सेट भी बोलते हैं उसमें हम म्यूचुअल यानी कि वो म्यूचुअल है, यानी कि उसमें हम एलिमेंट डाल सकते हैं और उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो डेवलपर ने फील किया कि हमेशा ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कहीं कहीं ये बहुत सारी चीज़ें लैग करता है। इसके कारण बोला कि एक नया डेटा टाइप बनाते हैं जो सेट जैसा ही होगा, एज इट इज सेट की तरह ही होगा, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी होगी क्या कि वो इम्यूटेबल होगा, यानी कि हम उसके अंदर एलिमेंट डाल नहीं सकते। एक बार डाल दिया तो उसके अंदर दूसरा एलिमेंट हम फिर से नहीं डाल सकते। ठीक है, इसलिए सेट डेटा टाइप को यानी जो फ्रोजन सेट डेटा टाइप है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊं, अगर डेफिनेशन बताऊं तो लिखा है कि अ फ्रोजन सेट इन पाइथन इज इम्यूचुअल वर्जन ऑफ अ सेट। मैं बताया कि ये इम्यूचुअल है, यानी कि एक बार क्रिएट हो गया तो उसके अंदर हम एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ देखो, और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि इट इज सिमिलर टू अ रेगुलर सेट। मैं पहले बोला कि ये सेट की तरह ही दिखता है, बट इसका एक खाली प्रॉपर्टी जो इम्यूचुअलिटी है वो इसको डिफरेंस बनाता है। ठीक है, देखो वही लिखा है कि बट वंस अ फ्रोजन सेट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट ऐड, रिमूव और मॉडिफाई एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रोजन सेट का, और इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं कि ये जो फ्रोजन सेट है वो एज अ डिक्शनरी में, एज अ डिक्शनरी के लिए की तरह काम कर सकता है। ठीक है, जो नॉर्मल सेट नहीं काम कर सकता। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, फ्रोजन सेट आर हैजेबल, यानी कि उसके एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, एंड कैन बी यूज एज अ की इन डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखना कि यूज एज अ की इन डिक्शनरीज। ठीक है, अनलाइक रेगुलर सेट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बोलूँ कि ठीक है ये फ्रोजन सेट का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें जो कोर कॉन्सेप्ट हो तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसका यानी कि सिंटेक्स क्या है, फ्रोजन सेट का सिंटेक्स क्या। अगर फ्रोजन सेट का अगर मैं आपको सिंटेक्स दिखाऊं तो देखो, फ्रोजन सेट का अगर आपको सिंटेक्स देखना है तो देखो, फ्रोजन सेट और फिर ये यानी कि ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर है आइटरेबल। अभी आइटरेबल क्या है, यानी कि आइटरेबल है क्या। तो आइटरेबल एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, आइटरेबल एक डेटा टाइप है। ठीक है, आइटरेबल डेटा टाइप। तो देखो पहले यानी कि भाई फ्रोजन सेट का सिंटेक्स जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि आइटरेबल डेटा सेट क्या होता है, और डेटा टाइप या डेटा सेट जो भी बोल लो, डेटा टाइप क्या होता है, और क्या होता है आइटरेबल, नॉन आइटरेबल डेटा टाइप कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइटरेबल डेटा सेट को हम, यानी डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसके एलिमेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, एक एक करके हम सारे एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो होता है कि आइटरेबल डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है कि एन आइटरेबल इज अ डेटा टाइप दैट कैन बी आइटरेट ओवर। और यहाँ अगर दूसरे मीनिंग में देखें, यू कैन एक्सेस इट्स एलिमेंट वंस एट अ टाइम इन सिक्वेंशियल मैनर, यानी एक एक करके हम बाहर सारे एलिमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आइटरेबल डेटा टाइप का एग्जांपल क्या है। आइटरेबल डेटा टाइप के एग्जांपल में अगर सिक्वेंशियल जो हमने पहले पढ़ा है, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, ये सारे क्या है, इसके एलिमेंट को एक एक करके हम एक्सेस बाहर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सेट भी, यानी कि सेट है उसके एलिमेंट को भी बाहर निकाल सकते हैं। मैपिंग में हमने, मैपिंग डेटा टाइप के अंदर आता है डिक्शनरी, डिक्शनरी के हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और रेंज डेटा टाइप भी आइटरेबल डेटा टाइप है। अब बोलो कि चलो आपने ये तो बता दिया कि आइटरेबल डेटा टाइप है, अब इसको शो कैसे करोगे कि आइटरेबल है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए एक फंक्शन यूज हो, फंक्शन क्या, एक लूप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपको नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, खाली देखना कि इसके एलिमेंट को हम एक एक करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पहले बताया कि सिक्वेंशियल, जो सिक्वेंशियल डेटा टाइप है लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, ये भी आइटरेबल है, तो इसके एलिमेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो पहले एक मैंने डेटा टाइप क्रिएट किया, ये देखो मैंने यानी कि एक वेरिएबल बनाया माई लिस्ट, यानी लिस्ट डेटा टाइप है। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 रखा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले ये सारे एलिमेंट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, प्रिंट, ये सारे एलिमेंट को मैं प्रिंट कराऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि लूप का कॉन्सेप्ट अभी आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हम फर्दर वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे सारी चीज़ों को, बट अभी आप खाली समझो कि एक तरीका है जिससे कि हम हर एक एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एलिमेंट, देखो मैंने क्या लिखा, एलिमेंट, एलिमेंट इन माई लिस्ट 1 2 3 है। अभी एलिमेंट, फॉर एलिमेंट यानी कि एक, मान लो कि एक वैल्यू, एक वेरिएबल है
जो एक एक करके ये सारे चीज़ों को स्टोर करेगा, ठीक है। तो देखो 4 एलिमेंट इन माई लिस्ट, ये एक ठीक है। उसके बाद जैसे ये प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट एलिमेंट, तो ये क्या करेगा 1 2 3 को बाहर निकाल देगा। पहले जैसे चलेगा तो ये क्या होता है 4 एलिमेंट इन माई लिस्ट, यानी कि ये 1 पहले 1 प्रिंट होगा, देखो 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर एक बार यहाँ गया तो ये एक खत्म हुआ। अब जब दूसरे बार चलेगा 4 एलिमेंट इन माई लिस्ट, यानी कि ये दूसरा उठाएगा और ये प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। उसी तरह से ये 3 भी ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा, यानी कि इसके देखा इसके हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर टपल का भी अगर एग्जांपल लूँ तो देखो माई टपल मैंने क्रिएट किया हुआ है 4 5 6, ठीक है 4 5 6 है। अगर इसको प्रिंट करो तो देखो कुछ नहीं, 4 एलिमेंट इन माई टपल प्रिंट एलिमेंट, ये रहा, एक एक करके सारे एलिमेंट को ये बाहर कर देगा। देखो टपल एलिमेंट 4 5 6 7, ठीक है। उसी तरीके से अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी यानी हर एलिमेंट को हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो माई स्ट्रिंग मैंने एक हेलो जो एक वर्ड लिया, अब इसके हर एक लेटर को बाहर निकालना है, तो भाई एक फॉर लूप लगाऊंगा फॉर कैरेक्टर अगर नहीं भी लिखना है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है कि ये कैरेक्टर ही होगा, ये यहाँ पे खाली ये एक्स हो जाएगा। देखो 4 एक्स इन माई स्ट्रिंग, यानी माई स्ट्रिंग के जितने भी एलिमेंट्स है वो धीरे धीरे एक एक करके एक्सेस कर देगा। देखो ये रहा, अगर इसको मैं रन करूँ Ctrl+Enter होता है रन करने के लिए, तो देखो HELLO हेलो, ठीक है। उसी तरीके से सेट, देखो सेट के भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। तो देखो माई सेट 7 6 8 9 मैंने एक एलिमेंट बना के रखा है, ठीक है। इसको हटा तो कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक। फिर एलिमेंट इन माई सेट यानी कि देखो 7 8 9 को भी एक एक करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये रहा देखो 7 8 9, ठीक है। डिक्शनरी भी एक आइटरेबल डेटा टाइप है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो इसके हर एक एलिमेंट को बाहर निकाला जा सकता है, तो इसलिए ये एक आइटरेबल डेटा टाइप है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है कि माई डिक्शनरी मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, क्रिएट किया, और यहाँ पे की ए है उसका वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, ठीक है। अगर इसके सारे के सारे वैल्यू बाहर निकालना हो तो एक हमको यूज़ करना पड़ता है फॉर की इन माई डिक्शनरी, और प्रिंट करेंगे जैसे हमने डिक्शनरी में पढ़ा था कि इसके निकालने के लिए तो पहले डिक्शनरी जो बनाया वो उसके अंदर एक की डालना पड़ता है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट बाहर आ जाते हैं। देखो ये रहा। अगर मैं और भी करके दिखाऊँ तो ये देखो, और भी अगर एग्जांपल लूँ तो देखो एक मैंने फिर से बनाया एम डिक्शनरी बनाया जिसका ए का वैल्यू 99 है, बी का वैल्यू 10 है और सी का वैल्यू 33। अगर इसके सारे वैल्यू बाहर निकालने हो तो भाई फॉर लूप लगाया मैंने फॉर की इन एम, तो यहाँ पे जैसे प्रिंट करूँगा और ये रहा एंटर, ये सारे के सारे वैल्यू बाहर आ गए, ठीक है। उसी तरीके से रेंज, हमने रेंज डेटा टाइप देखा है कि रेंज डेटा टाइप जो है क्या करता है कि जैसे रेंज 5 लिखते हैं यानी कि 0 से 5 के रेंज में, यानी 5 को हटा के वो सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने रेंज 5 लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर जो है 0 है 1 2 3 4, ये 4 यानी 5 एलिमेंट इसके अंदर होगा। मान लो कि यही सारे एलिमेंट को मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है, मुझे प्रिंट कराना है, तो नंबर इन माई रेंज, ठीक है। अगर इसको कन्फ्यूजन है तो एक्स डाल दो, कोई नहीं, एक खाली ये वेरिएबल होता है जो एलिमेंट एक एक एलिमेंट को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। तो ये कुछ जो डेटा टाइप हमने अभी देखा है, जस्ट लाइक लिस्ट है, स्ट्रिंग है, सेट है, रेंज है, ये सारे क्या है आइटरेबल डेटा सेट है, यानी डेटा टाइप है, यानी कि इसके एलिमेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं फॉर लूप की मदद से, ठीक है। अब बात है कि नॉन आइटरेबल डेटा टाइप क्या है। नॉन आइटरेबल डेटा टाइप का अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो इसका सिंपल से डेफिनेशन होता है कि एटॉमिक वैल्यू है, यानी कि इसके वैल्यू को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता या फिर एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल दूं तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, नन, सिंगल कैरेक्टर है, नंबर्स लाइक डेसिमल और फ्रैक्शन, सारे ये जो भी हैं ये है नॉन आइटरेबल डेटा टाइप, ठीक है। अब बोलोगे कि ये नॉन आइटरेबल का आपने मतलब बता दिया। अब मैं अगर आपसे सिंपल सी बात बोलूँ कि अगर मान लो एक नंबर है 4 को क्या फर्दर आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। कैसे तोड़ोगे? वो एक सिंगल नंबर है तो उसको बोलते हैं नॉन आइटरेबल, यानी कि उसके एलिमेंट्स को बाहर नहीं निकाल सकते, वो तो सिंगल एलिमेंट है, उसको बाहर कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं कि ये नॉन आइटरेबल है, यानी एक जिस तरह से हमने एक फॉर लूप लगाया था और वो आइटरेबल डेटा सेट से सारा एलिमेंट को बाहर निकाला था, उसी सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे, बट ये जो है यहाँ पे हमेशा ही एरर दे देगा। जैसे देखो एक नंबर मैंने बनाया, नंबर इज इक्वल टू 42 रखा, एक वेरिएबल में मैंने एक नंबर स्टोर किया। अब मैं क्या करता हूँ, आइटम इन नंबर, ये इसके जो है एलिमेंट्स को बाहर निकालना चाहता हूँ, ठीक है।
और जैसे ही एंटर करूँगा तो देखना क्या देगा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉन आइटरेबल। मैं बोल रहा हूँ कि आइटरेबल नहीं है इंटीजर, क्योंकि एक वैल्यू को, एक सिंगल वैल्यू तुम उसको कैसे बाहर निकालोगे, वो नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन आइटरेबल है। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखोगे फ्लोट का भी एग्जांपल लिया कि फ्लोट इज इक्वल टू 3.14 है, अगर इसको फर्दर फॉर लूप लगा के बाहर निकालना चाहूँ तो ये भी फिर से एरर ही देगा। देखो प्रिंट फ्लोट इज नॉन आइटरेबल। ठीक है, उसी तरीके से देखो नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप अभी मैंने बताया नहीं है, बट एटलीस्ट देख लो खाली, ये भी एक डेटा टाइप है जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे ये भी दे देगा, बिल्ट इन फ्रैक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉन आइटरेबल है। ठीक है, अब देखो ये बोला कि सिंगल कैरेक्टर इज इक्वल टू ए, मैंने ए स्मॉल ए रखा, अब इससे एलिमेंट को बाहर निकालना चाहूंगा तो ये भी एरर दे देगा, टाइप एरर दे देगा। ये क्या है यार, आइटम इन आइटम, ठीक है, तो देखो फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल, ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी होता है जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू वगैरह स्टोर होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको खाली देखो एक नंबर है ना 3.14, अगर इसको तोड़ना चाहूँ तो ये टूटेगा नहीं, नॉन आइटरेबल है। ठीक है, अगर बुलियन भी नॉन आइटरेबल, अगर इसको एंटर करूँगा तो ये भी एरर दे देगा, टाइप एरर दे देगा, बुलियन ऑब्जेक्ट इन नॉन आइटरेबल। ठीक है, अब देखो अब हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि आइटरेबल और नॉन आइटरेबल डेटा टाइप कौन कौन सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स को बहुत आसानी से, यानी जो फ्रोजन सेट है इसका सिंटेक्स को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फ्रोजन सेट का जो सिंटेक्स होता है ये बोलता है कि फ्रोजन सेट एक कीवर्ड है, कीवर्ड भी है। ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, बस इतना समझ लो। ठीक है, फंक्शन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, खाली मान लो कि फ्रोजन सेट, उसके अंदर आइटरेबल डेटा टाइप जो होगा, आइटरेबल डेटा टाइप होगा तब वो फ्रोजन सेट क्रिएट होगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि फ्रोजन सेट क्रिएट करने के बहुत तरीके हैं, जैसे जितने भी आइटरेबल, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, फिर सेट है, फिर मैप डेटा टाइप में डिक्शनरी है, रेंज डेटा टाइप, ये सभी से ही हम एक फ्रोजन सेट हम बना सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट से फ्रोजन सेट बनाया है, तो देखो माई लिस्ट एक वेरिएबल बनाया और ये लिस्ट में ये कन्वर्ट किया। ठीक है, एक फ्रोजन सेट मैंने फ्रॉम द लिस्ट करके नाम बनाया, और फ्रोजन सेट एक कीवर्ड, यहाँ पे देखो फ्रोजन सेट कीवर्ड ये याद रखना, और यहाँ पे मैंने माई लिस्ट को पास कर दिया। ठीक है, और जैसे ही मैं अगर दिखाऊं, देखो पहले तो ये टाइप दिखा दे, टाइप क्या, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट फ्रोजन फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, और ये देखो मैंने यहाँ पे टाइप भी, यानी कि दिखाता हूँ क्या ये लिटरली फ्रोजन सेट एक डेटा टाइप है या नहीं है। तो फ्रोजन सेट ये देखो प्रिंट कराया, यानी कि फ्रोजन सेट 1 2 3 4 ये आ गया। ठीक है, इसका टाइप दिखाऊं तो टाइप देखो क्या आ रहा है, क्लास फ्रोजन सेट, यानी फ्रोजन सेट ही है ये। ठीक है, उसी तरीके से मैंने टपल से बनाया है। ठीक है, ये देखो 5 6 7 8, सेम जैसा मैंने अभी जैसे ऊपर किया उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, तो ये देखो फ्रोजन सेट ही है। ठीक है, अगर इसको प्रिंट भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रिंट करूँ प्रिंट फ्रोजन सेट फ्रॉम टपल, ठीक है, ये देखो इसका टाइप क्या है, फ्रोजन सेट है। ठीक है, उसी तरीके से सेट भी हम सेट से भी हम फ्रोजन सेट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो फ्रोजन सेट। ठीक है, प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर दो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रोजन सेट फ्रॉम सेट, ये देखो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर स्ट्रिंग से बनाना हो तो स्ट्रिंग से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको खाली यही ध्यान रखने वाली है कि फ्रोजन सेट इसके अंदर आइटरेबल एक डेटा टाइप होना चाहिए। तो यहाँ माई स्ट्रिंग मैंने क्या, ये स्ट्रिंग है, हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग यहाँ नहीं पास हुआ, तो यहाँ पे जैसे ही देखो और टाइप दिखाऊं तो ये फ्रोजन सेट बन गया। ठीक है, अनदर फ्रोजन सेट, यानी कि देखो फ्रोजन सेट से भी हम फ्रोजन सेट बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रोजन सेट ये देखो मैंने एक फ्रोजन सेट बनाया लिस्ट को यूज़ करके, ये देखो लिस्ट को यूज़ किया, इसको जब फ्रोजन सेट मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं एक न्यू फ्रोजन सेट बनाऊंगा, तो देखो फ्रोजन सेट, और यहाँ पे ये जो फ्रोजन सेट था, फ्रोजन सेट, इसमें मैंने ये इसको पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो ये दिखाएगा कि ये एक फ्रोजन सेट है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा दूँ तो ये प्रिंट दिखा देगा न्यू फ्रोजन सेट, ये देखो 13 14 15। ठीक है,
रेंज वाला यूज़ करना है तो रेंज भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अगर प्रिंट करना हो, प्रिंट फ्रोजन सेट फ्रॉम रेंज, ये देखो 0 1 2 3 4 5 रेंज। ये सारे रेंज वगैरह सारा मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, तो एक बार आप देख लेना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। खाली ये ध्यान रखना कि बनाने के लिए आपको फ्रोजन सेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रोजन सेट, और यहाँ पे आइटरेबल डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। अब फ्रोजन सेट के बारे में हमने तो पढ़ तो लिया, अब यहाँ पे आता है कि इस पे हम कौन कौन से ऑपरेशन हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, यानी फ्रोजन सेट पे कौन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है कि फ्रोजन सेट को क्रिएट करना, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, और इसके वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं वो चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। ऑपरेशन ये सारे किया जाता है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हम करेंगे वो है कि फ्रोजन सेट बनाए कैसे जाता है, ठीक है। तो देखो फ्रोजन सेट मैंने पहले बोला कि एक कीवर्ड है, कीवर्ड एज अ कीवर्ड रख सकते हो या एक फंक्शन मान सकते हो, ठीक है। फंक्शन ये लिया फ्रोजन सेट और इसके अंदर एलिमेंट को पास कर दिया एज अ लिस्ट वाला, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर यानी कि फ्रोजन सेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि हम ये कर्ली ब्रैकेट को डायरेक्टली जस्ट लाइक सेट वाला, ये सेट का एग्जांपल है कि फ्रोजन सेट हम सेट से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल है, ये देखो बन गया। अगर प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट फ्रोजन सेट सेट 1, प्रिंट फ्रोजन सेट 2, ये देखो ये सारे के सारे एलिमेंट ये प्रिंट कर दिया है ना। अब यूनियन ऑलरेडी मैंने पढ़ा है कि एक सेट दूसरा सेट और दोनों को कंबाइन करके जो सारे एलिमेंट आते हैं उसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो यूनियन में मैंने क्या, यूनियन भी करने का दो तरीका है, यानी कि ये एक सिंबल यूज़ कर लो या फिर डॉट यूनियन यूज़ करो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ कि इसको चलो कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा करता है, तो इसको एक काम करते हैं हटा देते हैं। ये देखो एक मैंने पहले फ्रोजन सेट बनाया, फ्रोजन सेट इजिकल टू 1 2 3 4, एक फ्रोजन सेट बनाया लिस्ट से, ठीक है। सेम तरीके से मैंने एक दूसरा फ्रोजन सेट बनाया, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ यूनियन, यानी कि दोनों को कंबाइन करूंगा, ठीक है। तो फ्रोजन सेट 1 यानी कि ये देखो फ्रोजन सेट 1, ये रहा फ्रोजन सेट 1, ठीक है। यूनियन यानी कि ऐड करना, किसको ऐड करना है, ये कर ले राउंड ब्रैकेट है, और ये फ्रोजन सेट 2 को, यानी कि फ्रोजन सेट 1 यूनियन फ्रोजन सेट 2 दोनों को ऐड करेंगे तो वो सारे के सारे एलिमेंट को वो प्रिंट करके दे देगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हमें पहले ही पता है कि सेट डेटा टाइप है क्या, ये यानी कि रिपीटेड वैल्यू अपने अंदर नहीं रखता, वो सिर्फ जो यूनिक एलिमेंट है उसी को रखता है। तो उसी तरीके से 1 2 3 4 इसके अंदर यानी इसमें भी है, बट वो नहीं रखेगा क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5 6, नहीं तो एलिमेंट डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन यानी कि जो कॉमन है उसको बाहर निकालना है सेट में से। आपको इंटरसेक्शन और ये यूनियन वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई नहीं, मैंने सेट डेटा टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें सारे ऑपरेशन को मैंने मैथमेटिकली भी दिखाया और कोडिंग करके भी दिखाया, तो वहाँ से आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो मैंने एक फ्रोजन सेट वही ऊपर वाला ही है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ऊपर वाला एग्जाम्पल उठाया। तो यहाँ पे खाली ध्यान देने वाले थे कि फ्रोजन सेट 1, ठीक है, यहाँ पे डॉट का मतलब होता है एक फंक्शन यूज़ करना होता है, ठीक है। डॉट इंटरसेक्शन, ठीक है, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है तो इसके लिए जो फंक्शन का नाम होता है इंटरसेक्शन होता है, किसके साथ, फ्रोजन सेट 2 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रोजन सेट यानी इंटरसेक्शन सेट मेथड जो है इसको जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो ये देखो 3 4 आ गया फ्रोजन सेट, इसका जो डेटा टाइप है वो फ्रोजन सेट ही रहेगा, ठीक है ना। डिफरेंस हमने ऑलरेडी बताया कि जैसे कि मान लो ए और बी है, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या होगा, ए का वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, तो ठीक है। तो ये देखो ऑलरेडी ये जो कंफ्यूजिंग है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो फ्रोजन सेट 1 डॉट, ये डिफरेंस किया मैंने डॉट डिफरेंस, और ये फ्रोजन सेट 2 यानी कि सेट ए माइनस सेट बी किया। तो अब इसके सारे एलिमेंट को देखना हो तो ये देखो 1 2 यानी कि 1 2 जो है वो बी के अंदर यानी कि सेट 2 के अंदर नहीं है, ठीक है। उसी तरीके सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस वो होता है कि खाली जो यानी कि जो क्या बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। देखो अबे यार ये फ्रोजन यूजिंग कंस्ट्रक्टर सिमेट्रिक डिफरेंस,
सिमेट्रिक डिफरेंस, ये देखो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग जैसा लग रहा था, इसको मैंने पूरा ही क्लियर कर दिया। ठीक है, ये हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो फ्रोजन सेट 1 यानी एक फ्रोजन सेट बनाया, दूसरा फ्रोजन सेट है। ठीक है, ये वाला। अब इसका यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहा हूँ। सिमेट्रिक डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो फ्रोजन सेट 1 सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि जो फंक्शन का नाम है, उसके बाद फ्रोजन सेट 2। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये देखो 1 2 3 4 यानी कि वो एलिमेंट जो कॉमन के अलावा हो, यानी कि देखो कॉमन क्या है 3 4, दोनों में 3 4 है, कॉमन को हटा दो और ये एलिमेंट जो बचा 1 में और एलिमेंट जो बचा 2 में, उसको दोनों को कंबाइन कर दो। ठीक है, तो ये देखो 1 2 5 6। ठीक है, और फिर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैंने बताया कि यानी कि फॉर लूप वैल्यू एक्सेस करना है, यानी कि उसके वैल्यू को खाली प्रिंट कराना है। तो देखो एक मैंने बना दिया सेट वाले यानी लिस्ट से फ्रोजन सेट, उसको मैंने फॉर वैल्यू इन फ्रोजन सेट किया और ये प्रिंट वैल्यू किया, तो ये सारे का सारे एलिमेंट देखो प्रिंट कर दिया। ठीक है, और हाँ इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फ्रोजन सेट है एज अ की यूज़ कर सकते हैं हम डिक्शनरी के अंदर। ठीक है ना, तो देखो फ्रोजन सेट 1 फ्रोजन सेट 2 बनाया यानी, ठीक है, फ्रोजन सेट 1 फ्रोजन सेट 2। अब यहाँ पे एक मैं डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया हूँ। ठीक है, फ्रोजन सेट यानी कि ये की है, फ्रोजन सेट 1 यानी फ्रोजन सेट 1 ये रहा। ठीक है, एज अ की यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे उसका वैल्यू 1 रखा। अगर वैल्यू 1 नहीं रखना तो मान लो कि इसका वैल्यू 100 कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रोजन सेट एज अ की यूज़ किया और यहाँ पे इसका वैल्यू मान लो कि 1000 कर दो, 9999 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है, मान लो कि ये की से थ्रू ये एक्सेस करना है ना। तो देखो प्रिंट माई डिक्शनरी फ्रोजन सेट अगर मान लो कि ये वाला की है, इसको यूज़ किया तो ये आ जाना चाहिए। ये देखो 100 आ गया ना, वही बोल रहा हूँ। अगर ये फ्रोजन सेट जैसे मैं 2 करूँगा ये 1000 दे देगा। ठीक है, ये 1000 का जो भी नंबर है ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा कि हम फ्रोजन सेट को एज अ की भी यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, जो कि नॉर्मल सेट से पॉसिबल नहीं है ये काम। ठीक है, अब हम कुछ फंक्शन देखेंगे जो कि फ्रोजन सेट पे अप्लाई होता है। उसका एग्जांपल है, पहला देखें तो कॉपी फंक्शन है, दूसरा इज डिसजॉइंट फंक्शन है, तीसरा है कि इज सबसेट फंक्शन, और चौथा है कि इज सुपरसेट फंक्शन। ठीक है, एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम कॉपी फंक्शन। कॉपी का मतलब है कि ए का एलिमेंट बी के अंदर डाल दो, बात खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखो ए यहाँ पे फ्रोजन सेट बना है जिसके अंदर 1 2 3 4 है। ठीक है, अब मान लो कि बी मुझे एक सेट बनाना है जिसके अंदर सारे के सारे वो एलिमेंट हो जो ए के अंदर प्रेजेंट हो। तो कुछ नहीं, ए डॉट कॉपी फंक्शन लगाएंगे तो ये सारा का सारा ए का एलिमेंट बी के अंदर आ जाएगा। देखो अगर मैं वही प्रिंट किया तो ये आ गया। ठीक है, और भी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ तो मैंने देखो सी ऑलरेडी मैंने एक बनाया है फ्रोजन सेट 1 2 3 4, और ये यानी कि डी और 6। ठीक है, एक फ्रोजन सेट बना है, तो मुझे डी के अंदर वो सारे एलिमेंट डाल देना है जो सी के अंदर है। तो क्या करेंगे, सी डॉट कॉपी करेंगे और ये डी प्रिंट करेंगे, तो ये देखो सारे के सारे एलिमेंट आ गया। ठीक है, पहला कॉपी फंक्शन हो गया। अब है कि इज डिसजॉइंट फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन है वो है इज डिसजॉइंट फंक्शन। इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट को सिंपल मतलब बोले कि अलग अलग सेट, अलग अलग सेट। ठीक है, इसका एग्जांपल दूं तो देखो इसके अंदर मान लो 1 2 3 है और इसके अंदर 4 5 6 है। ठीक है, ए सेट, ये जो सेट था सेट ए का है 1 2 3, सेट बी क्या है 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये सेट ए और सेट बी दोनों अलग अलग है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये सिंपल सी बात है, दोनों ही अलग सेट है, इनके बीच भी कोई भी कॉमन नहीं है। क्योंकि सेट ए के अंदर क्या कौन कौन सा एलिमेंट 1 2 3 और बी के अंदर क्या है 4 5 6, एकदम टोटली अलग है। इसके कारण ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इसी को अगर ये बोलेंगे तो ये बोल देंगे कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट का सिंपल सा मीनिंग अगर बताऊं कि बोलते हैं कि टू डिफरेंट सेट्स हैविंग नो केवल एन एलिमेंट, टू सेट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट।
ठीक है। अब बोलोगे कि कॉमन अगर एलिमेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल से बता देता हूँ। देखो 1 2 3, ठीक है, सेम पहले वाला लिया, इसके अंदर 3 4 5 डाल देता हूँ, ठीक है, 3 4 5। अगर सेट ए यहाँ पे क्या आ गया, तो ये है 1 2 3, और बी के अंदर क्या है 4 5 6 4 5, सॉरी यानी कि यहाँ पे है 3 4 और 5। अगर मैं बोलूँ कि ये सेट अलग अलग है क्या, तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर एक कॉमन एलिमेंट है। वो कॉमन एलिमेंट क्या है, ये 3 है। कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं इसका निकालूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूँ तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो जैसे ही अगर इंटरसेक्शन आ गया और उसके कोई एलिमेंट आ गया तो इसको बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका पहला ही कंडीशन है कि इसके जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि डिसजॉइंट सेट का अगर कंडीशन बताऊं, डिसजॉइंट सेट का कंडीशन बताओ तो सिंपल बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर ये 5 नहीं है, मान लो कि अगर ये 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो बोलेगा कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो है कि इज डिसजॉइंट फंक्शन, इज डिसजॉइंट फंक्शन, ठीक है। ये बोलता है कि दो सेट लो और बताओ कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं या नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा आइदर आएगा ये ट्रू आएगा या फिर ये फॉल्स आएगा। अगर मान लो कि इसका एग्जांपल से ये फंक्शन को करें कि मान लो कि ये वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 और इसका एग्जांपल लेते हैं 4 5 6, ठीक है। अब मैं करूं कि सेट ए है और सेट बी, ठीक है, इसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 और इसका एलिमेंट है 4 5 6, 4 5 6 है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ए डॉट इज डिसजॉइंट टू ये बी, तो इसका आंसर क्या आएगा। ये बोलता है कि ए बी से अलग है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा। हमने देखा कि कुछ भी इनके बीच में कॉमन नहीं, 1 2 3 और ये 4 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ दोनों के दोनों ही अलग है, यानी ये टोटली डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट तो होगा ही होगा। अगर मैं फिर से इसका दूसरा एग्जांपल लेके दिखाऊँ, मान लो कि ये 1 2 3 है, ठीक है, और ये 4 5 और ये 3 आ गया, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ए का सेट 1 2 3 है और 1 2 3 और बी का क्या है 4 5 3 है, ठीक है। अगर मैं करूँ पूछूँ कि ए डॉट इज डिसजॉइंट टू बी, तो इसका क्या है, ए बी से अलग है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या है नहीं, क्योंकि इनके बीच का एक कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि जो डिसजॉइंट का कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन जो है 5 होना चाहिए, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण बट यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है। अगर मैं बोलूँगा कि ए डॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, इसके कारण ये कभी भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर ये मैं टोटल का आंसर बताऊं तो इसका आंसर आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको कोड के थ्रू आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कि डिसजॉइंट सेट होता यानी कैसे इंप्लीमेंट करना होता है इसके अंदर, ठीक है। देखो डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो देखो एक फ्रोजन सेट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, ठीक है, फ्रोजन सेट 1 जिसके अंदर 1 2 3 4 है, ठीक है, और दूसरा फ्रोजन सेट मैंने क्रिएट किया हुआ है 4 यानी 5 6 1 2। अगर मैं करूं, देखो अगर ये प्रिंट मैंने किया कि फ्रोजन सेट 1 डॉट इज डिसजॉइंट टू फ्रोजन सेट 2, यानी कि ये सेट 1 सेट 2 से अलग है या नहीं। अगर इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊं तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि इसके बीच का इंटरसेक्शन क्या है, ये देखो इंटरसेक्शन है 1 और 2, दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर कॉमन है। अगर मैं इसको करके दिखाऊं, देखो ए डॉट यानी फ्रोजन सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन लेना है, फ्रोजन सेट 2 से, फ्रोजन सेट 2 से लेना है। तो इसके देखो एलिमेंट क्या है इसके अंदर, देखो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर दूं तो ये देखो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2, इसके कारण ये डिसजॉइंट सेट तो होगा ही नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये देखो इसका जो फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन दे रहा है, ठीक है ना, इसके कारण ये नहीं होगा। इसको अगर मैं प्रिंट करा दूं
तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट का कंडीशन ही यही है कि उसके बीच का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट। ठीक है, तो ये देखो फॉल्स आ गया, ये देखो, और इसके बीच का ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, वैसे देखो फिर से मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, एक फ्रोजन सेट ए बना जिसके अंदर 1 2 3 4 है। ठीक है, और बी के अंदर है 5 6 है। ठीक है, अब मैं करूँ कि ए इज डिसजॉइंट बी, यानी कि ए बी से अलग है या नहीं। अगर इसका राइट यानी एंटर करूँ तो देखो क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं दोनों के सेट में। ठीक है, अगर मैं ये करके दिखाऊं कि प्रिंट ए डॉट इंटरसेक्शन, और इसके अंदर कौन सा इंटरसेक्शन कराना है, ये बी के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, रुको, ये फ्रोजन सेट इंटरसेक्शन, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसको भी प्रिंट ही करा देता हूँ, रुको, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये फ्रोजन सेट यानी कि क्या इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, ये फ्रोजन सेट जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है नहीं है, यानी कि इसका इंटरसेक्शन क्या है, 5, तो ये है डिसजॉइंट सेट जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट के, तो इसका प्रिंट ए डॉट इज डिसजॉइंट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग सेट होना चाहिए और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये पहला ही कंडीशन और लास्ट कंडीशन है डिसजॉइंट सेट का। ठीक है, अब जो तीसरा फंक्शन है, देखो तीसरा जो फंक्शन है, तीसरा फंक्शन क्या, इज सबसेट फंक्शन, और जो चौथा फंक्शन है इज सुपरसेट फंक्शन। इन दोनों फंक्शन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि सुपरसेट और सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो इसका ये डेफिनेशन अगर आपको पढ़ना हो तो ये सारे मैंने लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना, बट इसको मैं आपको विजुअली भी दिखाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ कि सबसेट और सुपरसेट होता क्या है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पहले देखो, क्या हमको समझना है कि सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, सबसेट एंड सुपरसेट। इसका एक डायग्राम से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इसको। ठीक है, पहले काम करते हैं, ये देखो बनाते हैं अच्छे से, ये 1 2 3 4। ठीक है, इसका मान लो 3 5 6। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला जो सेट था, ये बड़ा वाला सेट है, इसको मान लो सेट ए है, और ये छोटा वाला जो सेट है इसके अंदर मान लो ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पे ए का एलिमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर ए को सेट ए को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। वही मैं बी को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो यह क्या आएगा, 3 3 5 6। ये सिंपल मैंने लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, सबसेट पहले हम समझते हैं कि सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है कि ये इट इज अ सेट whose element is present in another set। ठीक है, अगर इसका बोलो कि ये क्या है, यानी सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब है कि एक बड़ा सेट है, उसका एक छोटा पोर्शन उठा लो, क्योंकि देखो छोटा पोर्शन उठाओगे तो वो बड़े वाले का हिस्सा तो इसके अंदर रहेगा ही रहेगा ना, तो ये क्या बोल देंगे कि ये सबसेट है किसका, वो बड़े वाले का। ठीक है, सबसेट है वो बड़े वाले का। ठीक है, और जो बड़ा वाला सेट होता है उसको हम बोल देते हैं सुपर सेट, इसको बोल देते हैं SUPER, सुपर। बड़े वाला जो सेट होता है उसको बोलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट का अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये बोलता है कि ये सबसेट को इंक्लूड तो करो ही करो उसके एलिमेंट को, प्लस इसके खुद के एलिमेंट्स भी कुछ होने चाहिए, खुद के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, खुद के एलिमेंट्स भी होने चाहिए। जैसे देखो इसके पास क्या क्या कॉमन क्या है, इसके और ये वाला सेट और इसके बीच में कॉमन क्या है, ये 3 है। ठीक है, बट इसके पास क्या क्या अलग है, 1 2 4 अलग है, और इसके पास क्या क्या अलग है, 5 6, यानी जो बड़े वाले सेट के पास अलग क्या है, 1 2 4। तो इसको बोल सकते हैं ये सबसेट वाला तो होगा ही होगा और इसके खुद के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये देखो सबसेट और सुपर सेट। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका बताता हूँ कि इस सुपर सेट और इसका मान लो कि पहले एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। मान लो सेट ए है 1 2 3 4 है। ठीक है, और बी
बी के अंदर मान लो 3 3 4, ठीक है। अब बोलो कि बी इज अ सबसेट, अगर मैं बोलूँ आपसे एक क्वेश्चन पूछो कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ये, इसका आंसर आएगा ये ट्रू, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है? ए के अंदर। तो बोल सकते हैं कि बी एक सबसेट है किसका? ए का, ठीक है। तीसरा और जो चौथा फंक्शन है वो है इज सबसेट फंक्शन और इज सुपरसेट फंक्शन। अब ये दोनों फंक्शन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि सबसेट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे सुपरसेट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अगर सबसेट को हमें जानना है, सबसेट को, तो इसका एक डेफिनेशन हम पढ़ते तो डेफिनेशन से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या बोलता? अ सेट ए इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि इसने बोला कि दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। ये बोल रहा है कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये कंडीशन है कि ये इट इज ओनली पॉसिबल इफ every element of A is also present in B, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दो, तो इसका देखो, मान लो कि B क्या है? B एक सबसेट रखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और A का एक एग्जाम्पल है तो ये 1 2। तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि A B का सबसेट तब होगा जब हर एक एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B। ये देखो A का एलिमेंट क्या है? 1 2, B में क्या है? 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तब हम बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर वही डेफिनेशन के हिसाब से पढ़े तो डेफिनेशन में यही लिखा है कि A इज अ सबसेट, A सेट इज कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। और यहाँ देखो लिखा है कि दिस रिलेशनशिप इज डिनोटेड एज अ A सबसेट इज B, ठीक है। ये रहा डेफिनेशन, देख लो, ठीक है। ये रहा, अगर इसका एग्जांपल भी दे देखो, सेट ए में क्या लिया? इसने 1 2 लिया, बी के अंदर 1 2 3 4 लिया, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी कि विच इज 1 2 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि 1 2, ये देखो 1 2 और ये 1 2 दोनों में है, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगा? सेट ए जो कहलाएगा एज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सबसेट हमें तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दिखाऊं कि मान लो कि अगर मैं पूछूं कि ए सेट में रखता हूं कि 4 5 6, ठीक है, और बी को रखता हूं 1 2 3, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 5 6 और ये 1 2 3 टोटली अलग है, तो ए तो कभी सबसेट बी का होगा ही नहीं, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एक सबसेट नहीं है। सबसेट का डेफिनेशन ही यही है कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये भी बोलूँ कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और बी के अंदर रखूँ 1 4 5, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ए पूछूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए। है क्या? 1 2 3, खाली कौन सा एलिमेंट है? 1 है कॉमन, लेकिन ये 2 3 तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा फॉल्स, यानी कि ये ऐसा है ही नहीं। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, इसको अगर डिनोट करो, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सबसेट तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। सबसेट हमें समझ में आ गया, तो हम देखते कि इज सबसेट क्या होता है। ये इज सबसेट फंक्शन है क्या? इज सबसेट फंक्शन ये क्या है? ये पूछता है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। इसका जो आउटपुट आएगा ये ट्रू या
फॉल्स में आएगा। अगर इसको चेक करना है, जैसे हमने बनाया था ये सारे जो बनाए हैं, इसको अगर मैं दिखाऊं कि सेट ए का एलिमेंट मान लो कि ये 1 2 है, और बी का एलिमेंट मान लो कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अगर मैं ऐसा लगाऊं कि ए डॉट इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि बोलूं कि ए बी का सबसेट है या नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये एक सबसेट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये ट्रू आ जाएगा। अगर मैं करके दिखाऊं आपको तो देखो, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसेट, ठीक है, ये रहा, मैंने ए ऑलरेडी किया ही है, तो ए को फ्रोजन सेट बनाता हूँ, फ्रोजन सेट, और इसके अंदर एलिमेंट डाल देता हूँ 1 2, ठीक है। वैसे फिर से बनाता हूँ, एक काम करते हैं, कैपिटल में रख लेते हैं, ठीक है। जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल से समझना ज़्यादा बड़ा आसान होता है, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब बोले कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? एंटर करें। अरे फ्रोजन सेट इज नॉट डिफाइंड, क्या हो गया? नेम फ्रोजन सेट, अरे यार फ्रोजन सेट, ये कीवर्ड उठाना है यहाँ से, बनाना थोड़ा, ये देखो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, इसके लिए ये क्या आ गया? ये ट्रू आ गया, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल भी लेके दिखाऊं तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इस ये रहा, मान लो इसको खाली चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो कि ये सी कर देते हैं और इसको डी, और इसका कुछ भी कॉमन नहीं, एक काम करते हैं, इसको कुछ 5 डाल देते हैं, 5 डाला, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये देखो 1 2 5 है और ये 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर इसको मैं एंटर करूँ तो आपके हिसाब से क्या बोलेगा? कि यानी इसको सी इज अ सबसेट ऑफ डी, ये पूछेगा, तो क्या आंसर दोगे आप? तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि देखो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन ही यही है कि ए का वो हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, तब वो ए जो कहलाएगा, ए सबसेट कहलाएगा किसका? बी का। तो यहाँ पे सी के अंदर क्या है कि 1 2 5 है, और वहीं डी के अंदर क्या है? 1 2 3 4 है। लेकिन अगर मैं सबसेट का डेफिनेशन बोलूँ कि अगर सी इज अ सबसेट ऑफ डी, अगर हम बोलेंगे तो सी का हर एलिमेंट डी के अंदर होना चाहिए, लेकिन है क्या? 5 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। उसी तरह से दूसरा ये भी बनाया है, तो आप भी इसको चेक करके देख लेना, ठीक है। ये तो हुआ सबसेट फंक्शन, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि सुपरसेट क्या होता है। सुपरसेट क्या होता है, तो इसको मैं एकदम अच्छे से समझाता हूँ कि सुपरसेट होता क्या है, ठीक है। सुपरसेट, एक काम करते हैं, ये देखो सुपरसेट, ठीक है। सुपरसेट ये रहा, इसको समझाता हूँ मैं। अरे ये सुपरसेट, पहले तो बता दूं कि ये भी एक सेट होता है, इट इज ऑल्सो अ सेट, ये भी कोई अलग नहीं है, यानी जो सबसेट था, सबसेट अभी हम जो पढ़े वो भी क्या है? एक सेट ही है, ठीक है। तो उसी तरह ये सुपरसेट भी एक सेट है। जैसे एग्जांपल में देखो, कन्वर्सली अगर मैं बोलूँ, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, बी इज कंसिडर्ड एज अ सुपरसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, तो क्या कहलाता है? बी, वो एक सुपरसेट कहला देगा, ठीक है। जैसे देखो हमने क्या पढ़ा था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट, एक एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल बी प्रेजेंट इन बी, ठीक है। तब वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सबसेट। ए अगर ए को अगर हम ये क्या बोले कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए क्या है? एक मान लो अगर ये सबसेट है तो बी क्या होगा? एक सुपरसेट होगा,
यानी कि सुपर सेट होगा, वो उससे बड़ा होगा। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन दिखाऊं तो ये बोलता है कि बी इज कंसिडर्ड एज ए सुपर सेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो जस्ट उल्टा कर दिया कि मान लो कि दो ही चीज़ है, अगर ये एक सेट है जो कि सबसेट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से इसका वही डेफिनेशन है कि डेफिनेशन अगर देखें तो बोलता है कि बी इज कंसिडर एज ए सुपर सेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं, ए को फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, ए का 1 2, ठीक है, बी को लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं वही पूछूं कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यस, ये सही है। अगर इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, उल्टा हो जाता है। ये देखो, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, अगर सुपर सेट है तो सुपर सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते उल्टा सबसेट। ठीक है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो अगर इसको सिंपल दिखाऊं कि ये देखो, ये रहा, ये बड़ा वाला जो होगा ये होगा सुपर सेट, और ये जो छोटा वाला होगा ये हो जाएगा सबसेट। अगर यहाँ एग्जांपल में देखें तो ए ये है और ये बी है, क्योंकि बी का अगर एलिमेंट देखो तो बी का एलिमेंट क्या था 1 2 3 4, और ए का क्या एलिमेंट है 1 2, बस 1 2। तो बोल सकते हैं कि ए इज अ सुपर सेट, छोटा भाई है किसका, बी का। तो इसको अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसके आंसर आप क्या दोगे, ये ट्रू है। अगर मैं विजुअली दिखाऊं तो ये रहा विजुअल से, ये रहा। ठीक है, अगर वहीं बोलूं कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको बोल देंगे कि बी जो है ये सुपर सेट है। ठीक है, ये तो हो गया ये वाली बात। अगर आपको कोड करके दिखाऊं तो ये देखो, चलो कोड करके सेम चीज़ उठाते हैं इसको। ठीक है, सेम चीज़, ये सुपर सेट वाला सबसेट वाला का, हाँ देखो सबसेट ये रहा, सेम चीज़ उठाया मैंने। ठीक है, कहाँ है सुपर सेट, हाँ देखो ये डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ लेना। ठीक है, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच 1 2 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देयरफॉर बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, ये रहा, अगर ये रहा कॉपी करूँ, अगर मैं बोलूँ कि ए, देखो अगर मैं पहले आपके हिसाब से अगर मैं ये करूँ, खाली सुपर सेट कर देता हूँ, सुपर सेट, अरे यार सुपर सेट, फ्रोजन सेट, अरे इज सुपर सेट, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। हाँ, ये तो रुक जाओ एक सेकंड, मैंने ये बताया नहीं कि इस सुपर सेट फंक्शन करता क्या है। देखो पहले मैं बता देता हूँ, इज SU काम करते, इज सुपर सेट फंक्शन पहले मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद उसमें एग्जांपल दूंगा। इज SUPER सुपर सेट फंक्शन क्या करता है, ये पूछता है कि ए सुपर सेट बी का है या नहीं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं, अगर मैं बोलूं कि ए मान लो ये 1 2 है, ठीक है, और बी का 1 2 3 4। अगर मैं पूछूं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक के अंदर क्या रखा था हमने, देखो ए के अंदर हमने क्या रखा था, ए इज इक्वल टू 1 2, और बी के अंदर क्या रखा था हमने 1 2 3 4। इस सबसेट फंक्शन में बता दिया, ये पूछता है यानी दो सबसेट को कि तुम दोनों एक सुपर सेट हो या नहीं हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ए डॉट इज सुपर सेट किसका, बी का है या नहीं है। ठीक है, पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है, ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, बी, पहले तो मैं आपको सबसेट का बताया कि अगर मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या दोगे कि हाँ यस इट इज अ ट्रू, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि हमने डायग्राम में देखा था, क्या डायग्राम में क्या देखा था,
ये देखो डायग्राम में हमने क्या देखा था कि ये अपना था ए और ये क्या था बी। तो यहाँ पे क्या था, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, इसके अगर एलिमेंट में आपको दिखाऊं तो एलिमेंट क्या था इसका 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है इसका एलिमेंट 1 2। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये तो इतना छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये बी जो इतना बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, ए सुपरसेट बी का नहीं है। ठीक है, तो अगर ए डॉट इज सुपर सेट ऑफ बी अगर करे तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। बी है वो बड़ा है और ए छोटा है, तो ये सुपर सेट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं वही इसको रिवर्स कर दूं, अगर मैं पूछूं बी डॉट इज सुपर सेट ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या आएगा कि ये आएगा ट्रू। क्योंकि अगर देखो ये रहा, अगर ये दिखाऊं, ये बड़ा वाला क्या था बी था और ये ए था, तो बी तो बड़ा तो है ही ना भाई, बड़ा भाई, और ये क्या है छोटा भाई है, तो ये इससे बड़ा सुपीरियर हो गया। ए से सुपीरियर कौन है, बी, तो बी क्या है सुपर सेट और ये है सबसेट। अगर मैं समझ में आ गया, और इसको सिंपली दिखाऊं तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर आएगा यस। अगर मैं यही पूछूं कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसका आंसर आएगा भाई ये भी गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये करूं बी इज अ सबसेट ऑफ, अगर मैं ये करूं कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो इसका आंसर आएगा ये ट्रू। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, कोड के थ्रू। ये देखो मैंने बना लिया ए 1 2, और ये अगर मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इज सबसेट का फंक्शन क्या आएगा, इज सबसेट, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। ये देखो बी एकदम ऐसे ही दिख रहा है कि बड़ा वाला है तो ये सुपर सेट होगा और ये छोटा वाला है तो ये सबसेट होगा। अगर मैं यही करूँ यहाँ पे ये फंक्शन को हटा के कर दूँ सुपर सेट, ठीक है, अगर ये अरे यार इज सुपर सेट, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी बड़ा है ए से, तो अगर ये पूछे कि ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, ये पॉसिबल है नहीं है। खाली इसको रिवर्स कर दो, इसका आंसर आ जाएगा ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, बी, क्योंकि बी बड़ा है ए से, तो इसके आंसर आएगा, अब आएगा ये ट्रू आएगा। ठीक है, उसी तरह से देखो ए का मैंने क्या बना लिया, ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वहीं बी का क्या बनाया 1 2 6, ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए ये एकदम सुपर सेट है और ये बी क्या है, ये छोटा बी जो है ये है सबसेट। अगर मैं बोलूँ कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, तो इसका आंसर आएगा ये ट्रू आएगा। ये देखो ट्रू आए। अगर मैं वही इससे पूछूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। जो यानी कि सुपर सेट होता है वो बड़ा दिखता है और जो सबसेट होता है वो छोटा दिखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, बाय बाय।